Hello students, welcome to Head Start Education. This is your mentor Aman Singh. As we are studying chapter 2 of class 8 science, microorganisms, friends or foe. So in this video, we are going to discuss some useful microorganisms and their applications. So let's start. सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम यूज करते हैं या उनके जो फायदे हैं वो हम यूज करते हैं फूड आइटम्स में। फूड आइटम्स का मतलब हो गया फूड प्रोडक्ट्स में, खाना वक्त से रिलेटेड जितने भी खाने से रिलेटेड जितने भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी में हम क्या यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमें पता भी नहीं होता है और वो हमारे बहुत सारे काम क्या कर देते हैं, आसान कर देते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम आर हार्मफुल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फायदे के लिए होते हैं, हमारा अच्छा करते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हमें बीमारी देते हैं। ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन मेकिंग कर्ड। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या यूज होता है, दही बनाने में, चीज, ठीक है, पिकल्स अचार में, ब्रेड बनाने में, केक्स बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में, अल्कोहल बनाने में। यस, अल्कोहल भी जो बनता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनता है। इसी तरीके से वाइन बनाने में और वेनेगर बनाने में। बेटा याद रखेंगे आप सभी कि वेनेगर को हम लोग केमिकली क्या बोलते हैं, अगर पूछा जाए वेनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है तो वो है एसिटिक एसिड। अब ये वेनेगर क्या होता है, इसे हम सिरका कहते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स रेस्टोरेंट गए होंगे और आपने रेस्टोरेंट में गए होंगे जब, तब आपने क्या देखा होगा कि वहां पे प्याज दी जाती है जो हल्का सा पिंक कलर की होती है। सो वो सिरके में डुबाई जाती है, ठीक है, इस वेनेगर में डुबाई जाती है। सो दैट इज विनेगर। ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। वो क्या करता है, मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है, कर्ड में। मतलब दूध से दही बनाने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बात करते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया। The bacterium called Lactobacillus reproduces in milk and helps to convert milk into curd। तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है, गुनगुने मिल्क में, ठीक है, याद रखना ठंडा दूध नहीं चाहिए, खौलता हुआ दूध नहीं चाहिए, वार्म चाहिए, ठीक है। वार्म मिल्क में क्या करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है। और जब अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है तो वो पूरे दूध को किस में कन्वर्ट कर देता है, दही में कन्वर्ट कर देता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और कहाँ यूज किया जाता है, सर ब्रेड बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, तो वो है फंगस, ठीक है, या फिर फंगाई। फंगाई कौन सा वाला, ईस्ट, याद रखेंगे ईस्ट नाम का एक फंगाई होता है, ठीक है, जिसे आप लोगों ने, आई एम श्योर आप सभी ने कहीं ना कभी इसका यूज किया होगा, ठीक है। तो ईस्ट एक फंगस होती है जिसे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है ब्रेड बनाने में। बेटा ब्रेड का मतलब सिर्फ वो ही नहीं है जो आप लोग मार्केट से लेके खाते हो, ब्रेड जो हमारी चपाती रोटी होती है वो भी क्या होती है, एक ब्रेड ही होती है, ठीक है। तो ये जो फंगस होती है दैट इज ईस्ट, ये किस में यूज करी जाती है, डो में डाली जाती है। आपको पता है ना, जो हमारा फ्लावर होता है, फ्लावर मतलब जो आटा होता है या मैदा जो होता है, उसके अंदर ईस्ट को डाल दिया जाता है। तो ये जो ईस्ट होता है इसको हम डालते हैं किसमें, गूदे हुए आटे में, ठीक है, या फिर मैदा में। तो इसके अंदर जब हम ईस्ट को डालते हैं तो ये ईस्ट जो होता है वो रेस्पिरेशन करता है, ठीक है, सांस लेता है, रेस्पिरेशन करता है, और उस रेस्पिरेशन के दौरान क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, उस आटे के अंदर बनने लगती है। और जब ये आटे के अंदर बनने लगती है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये आटा सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, इसमें बबल्स आ जाते हैं। ये दिख रहे हैं छोटे छोटे छेद, पोर्स। ये पोर्स दरअसल किस लिए आए, इसके अंदर क्या भर गई थी, कार्बन डाइऑक्साइड भर गई थी। और इसी वजह से जितने भी ब्रेड, केक,
बिस्किट, पेस्ट्रीज और बाकी सारी चीजें होती हैं, वो सब क्या हो पाती हैं, प्लफी हो पाती हैं। ठीक है, प्लफी का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट, गुदगुदी। ठीक है, सो आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कमर्शियली कैसे यूज किया जाता है। कमर्शियली मतलब होता है इंडस्ट्री में। ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस में यूज करे जाते हैं, एल्कोहल, शराब बनाने में, वाइन्स बनाने में, और एसिटिक एसिड जिसका मतलब है हम वेनेगर बनाने में। ठीक है, और इसमें भी कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है, इसमें भी हम लोग यूज करते हैं ईस्ट को। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। तो ईस्ट का यूज किया जाता है कमर्शियली, मतलब बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल में इंडस्ट्रीज में एल्कोहल, शराब और वाइन बनाने के लिए। ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस एंड क्रस्ट फ्रूट जूसेस। मतलब क्या, जरा ध्यान से सुनो बच्चों। होता क्या है, जितने भी ये ग्रेन्स होते हैं उनके साथ कौन रिएक्ट करता है, ईस्ट रिएक्ट करता है। ठीक है, कैसे करता है, हम सारे अनाज को एक कंटेनर में भर के रख देते हैं, उसमें थोड़ा सा क्या डालते हैं, वाटर डाल देते हैं और ये ईस्ट डाल देते हैं। तो ये सारे ईस्ट क्या करते हैं, इस ग्रेन्स में रिएक्ट करते हैं, अपना रेस्पिरेशन करते हैं और उससे क्या प्रोड्यूस करने लगते हैं, एल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। तो आप याद रखेंगे एल्कोहल किससे बनता है, बार्ले से, व्हीट से, राइस से, इन सब चीजों से। जबकि जितने भी ये जो फ्रूट्स होते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं ईस्ट के साथ, मतलब ईस्ट इनके अंदर क्या किया जाता है, डाला जाता है, तो वो अपना रेस्पिरेशन करता है, तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, वाइन प्रोड्यूस होती है। तो वाइन हमेशा फ्रूट से बनती है और एल्कोहल हमेशा किससे बनता है, इन ग्रेन से। इसका मतलब ये मत कह देना घर वालों से अपने कि हमें वाइन पीनी है, हमें अल्कोहल पीना है, सर ने तो बताया था ये फ्रूट से बनती है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को कहते क्या है, कौन से प्रोसेस को, जब ये जो शुगर्स होती हैं, शुगर का मतलब है बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये जितने भी फ्रूट्स और ग्रेन्स होते हैं इनके अंदर नेचुरल क्या पाई जाती है, शुगर पाई जाती है। ठीक है, इनके अंदर हल्की सी मिठास होती है। तो ये जो शुगर होती है जब एल्कोहल में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। याद रखेंगे क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ठीक है, और ये फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है ये किसने डिस्कवर किया था, ये डिस्कवर किया था लुइस पैस्चर ने। ठीक है, लुइस पैस्चर, और कब किया था, 1857। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कमर्शियल इंडस्ट्री में क्या क्या यूज है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिन में क्या क्या यूज है। मतलब मेडिसिन बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ हमारी हेल्प करते हैं। सो वेन एवर यू फॉल इल, जब कभी भी हम बीमार होते हैं, द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। तो डॉक्टर क्या करता है, कभी कभी हमें एंटीबायोटिक टैबलेट देता है। ठीक है, जैसे ये गई, इसी तरीके से या तो फिर कैप्सूल देगा या फिर क्या देगा, इंजेक्शन, जैसे ये गया। ठीक है, ये सब इंजेक्शन है। और किस चीज के इंजेक्शन देता है, जैसे पेनिसिलिन के एग्जाम्पल। सो द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब ये जितने भी जो एंटीबायोटिक है मोस्टली, ये सभी एंटीबायोटिक किससे बनते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही बनते हैं। आप याद रखेंगे एंटीबायोटिक कहाँ से बनते हैं, मोस्टली कौन बनाता है उन्हें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। ठीक है, और इन दवाइयों को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. आज के टाइम में ज्यादातर जो एंटीबायोटिक है वो किससे बनाई जा रही है, बैक्टीरिया की हेल्प से या फिर फंगाई की हेल्प से। कुछ एग्जाम्पल याद कर लीजिए आप सभी बच्चे, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सभी क्या हैं, एंटीबायोटिक के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। These medicine kill or stop the growth of the disease causing microorganism। और ये सभी दवाइयां क्या करती हैं, मारती हैं, किल कर देती हैं या फिर
स्टॉप कर देती हैं। क्या स्टॉप कर देती हैं? ग्रोथ किसकी? इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो हमें क्या कर रहे हैं? बीमार कर रहे हैं। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें बीमार करते हैं, वैसे ही कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो हमें क्या करते हैं? दवाइयां देते हैं। किस चीज की? इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने की। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से एंटीबायोटिक जो दवाइयां होती हैं वो हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पेनिसिलिन के बारे में और वैक्सीन के बारे में। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पेनिसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक थी। ठीक है, सबसे पहली एंटीबायोटिक थी। और किसने ढूंढा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में सबसे पहली पेनिसिलिन या सबसे पहली एंटीबायोटिक, जिसका नाम है पेनिसिलिन, उसकी खोज करी थी। दरअसल इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सारे जो सैनिक थे वो क्या हो जाते थे? घायल हो जाते थे, बीमार पड़ जाते थे। तभी ये खोज होती है एक एंटीबायोटिक की। और ये एंटीबायोटिक क्या करती है? बहुत ही जल्दी इन सैनिकों को सही कर देती है। ठीक है, और ये किससे बनती है? ये बनती है एक फंगस से, जिसका नाम है पेनिसिलियम। याद करिए, पिछली वीडियो में हमने पेनिसिलियम नाम की फंगस के बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं है तो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको फंगाई में पेनिसिलियम दिखेगी। ये आज भी सबसे ज्यादा यूज होने वाली क्या है? एक एंटीबायोटिक है, पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलिन। अब पढ़ते हैं वैक्सीन्स के बारे में। ठीक है, वैक्सीन क्या होती है वो हम आगे समझेंगे। पहले किसने डिस्कवर करी थी? तो वैक्सीन सबसे पहले डिस्कवर हुई करी गई थी बाय एडवर्ड जीनर ने। एडवर्ड जीनर एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने वैक्सीन की खोज करी थी सबसे पहले। और कब करी थी? 1796 में। ठीक है, 1796 में इस वैक्सीन की खोज करी थी। किसने? एडवर्ड जीनर ने। ठीक है, और ये किस बीमारी के लिए करी थी? प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वो कौन सी बीमारी थी जिसके लिए सबसे पहली वैक्सीन की खोज करी गई थी। चलो, अब वैक्सीन होती क्या है वो समझ लेते हैं हम सभी। जब कभी भी कोई डिजीज कैरिंग माइक्रोब, माइक्रोब का मतलब क्या होता है? माइक्रोब का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमें क्या करते हैं? हार्म पहुंचाते हैं। तो जब कभी भी ये माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में क्या करते हैं? एंटर करते हैं। कौन से वाले? डिजीज कैरिंग, बीमारी फैलाने वाले। तो हमारी जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो क्या करती है? फाइट करती है। किनसे? इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज। आप सभी ने अभी पढ़ा होगा या सुना होगा कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो एंटीबॉडीज हमारा शरीर बनाता है। दरअसल कोई भी जब हमारे शरीर के अंदर क्या आता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, तो हमारा शरीर उससे फाइट करेगा। और फाइट करता है तो क्या बनाता है? एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक है, अब जब भी हमारी बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म आया तो उसे याद रहता है कि उसे कैसे इस बीमारी से लड़ना है। क्यों याद रहता है? क्योंकि जब कभी भी अगर ये बीमारी दोबारा हो हमारे शरीर को, तो हमारा शरीर अच्छे से या फिर जल्दी रिकवर कर ले। ठीक है, सो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं? हम अपनी बॉडी को पागल बनाते हैं। कैसे? हम अपने शरीर में कोई डेड या फिर वीक माइक्रोब, माइक्रोब क्या था? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम अपने शरीर के अंदर डेड या फिर हल्का नॉर्मल सा क्या डालते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल देते हैं। किसमें? हेल्दी बॉडी में। और ये बॉडी क्या करने लगती है? अब इसे तो पता नहीं है कि ये कमजोर माइक्रोब है, तो ये बॉडी क्या करती है? उससे फाइट करती है और उसे किल कर देती है। और किल करने के दौरान ही क्या बना लेती है? एंटीबॉडीज बना लेती है। और ये एंटीबॉडीज जब एक बार शरीर में बन गए तो हमेशा शरीर के अंदर ही रहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर को क्या हो जाता है? पता पड़ जाता है कि इस तरीके की बीमारी से कैसे लड़ना है। अब कभी भी अगर असली में हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस आता है या कोई भी माइक्रोब आता है, तो हमारे शरीर को पता रहेगा कि उससे कैसे किल करना है। ठीक है, और इसी तरीके से वैक्सीन काम करती है। कैसे काम करती है? ये जो आपको दवाई दिख रही है, आप सभी ने क्या किया होगा? बचपन में पोलियो ड्रॉप की पी होगी, या फिर आपको डॉक्टर ने देखा होगा आपके आम पे क्या होता है? टीका लगाया जाता है, एक इंजेक्शन लगाया जाता है वैक्सीन के लिए। ठीक है,
तो क्या होता है, ये वैक्सीन के अंदर क्या होते हैं, वीक पैथोजेंस होते हैं। वीक पैथोजन मतलब वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। ये जो वीक माइक्रोब्स जो इस दवाई के अंदर पाए जाते हैं, हमारे शरीर में जाते हैं और हमें क्या करते हैं, बीमारी फैलाते हैं, डिजीज देते हैं। लेकिन क्योंकि ये पहले से ही वीक हैं, तो हमारा शरीर इन पे क्या कर लेता है, काबू पा लेता है, लड़ लेता है, और हमें पता पड़ जाता है कि इस बीमारी से कैसे लड़ना है। कई सारी बीमारियां हैं जिनके लिए वैक्सीन आती है। बेटा हर बीमारी के लिए वैक्सीन नहीं मिलती, लेकिन आज हमने बहुत सारी वैक्सीन बना ली हैं। जैसे कि पोलियो के लिए हम सभी ने पोलियो की ड्रॉप्स पी हैं बचपन में। ऐसे ही कॉलेरा के लिए, टीबी के लिए भी अब वैक्सीन आती है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आती है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, माता कहते हो ना, माता आ जाती हैं शरीर पे। इसी तरीके से हेपाटाइटिस के लिए भी क्या होती है, वैक्सीन आती है। मीजल्स के लिए भी वैक्सीन आती है। तो बच्चों को, चिल्ड्रंस जो होते हैं, उन्हें क्या दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि आपको दिख रहा है। जब हम सभी छोटे थे तो हमारे को क्या दिया गया था, इंजेक्शन दिया गया था, जिससे हमारे शरीर में वैक्सीन डाली जा सके। अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक मिशन निकाला है जिसका नाम है इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। तो ये जो मिशन है, इसमें दरअसल हम क्या करेंगे, वैक्सीन डालेंगे बच्चों के, या वैक्सीन देंगे बच्चों को। ठीक है, और ये वैक्सीन कितनी बीमारियों से लड़ेगी, 7 बीमारियों से। कौन कौन सी, जैसे डिप्थीरिया, ठीक है, वूपिंग कफ, टिटनस, टीबी ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, पोलियो, हेपाटाइटिस। और ये जो इंद्रधनुष वाला टीका है, ये हम सभी बच्चों के लगा हुआ है। ठीक है, मेरे भी लगा है और आपके भी लगा है बचपन में। और ये कंपलसरी होता है कि जब कभी भी कोई बच्चा पैदा होगा तो उसे ये इंद्रधनुष वाला टीका देना ही देना है। मतलब ये 7 बीमारियों से उसे प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक और यूज किसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और वो है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। कैसे, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि राइजोबियम, नाम याद रखेंगे, आगे बहुत काम आएगा इस बैक्टीरिया का। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि राइजोबियम, और एक एल्गी है जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है उसे सॉइल के अंदर डाल देते हैं, सॉइल में ट्रांसफर करते हैं। और हम सबको पता है जो नाइट्रोजन होती है वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। ठीक है, प्लांट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये क्या करते हैं, दरअसल ये सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, और इसीलिए इन दोनों को, राइजोबियम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब ये राइजोबियम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। और कैसे इंक्रीज करते हैं, by mixing nitrogen from the environment to the soil। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमारी और भी कई तरीके से हेल्प करते हैं, जैसे कि एग्जांपल है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। मतलब जितना भी गंदगी एनवायरनमेंट में बनती है वो सब कौन साफ करता है, वो सभी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म साफ करते हैं। आप सभी ने नोटिस किया होगा, कोई प्लांट मर जाए, डेड हो जाए, या फिर कोई जानवर डेड हो जाए, तो वो क्या होता है, कुछ दिन बाद आपको उसकी बॉडी गायब हो जाएगी और आपको क्या दिखेगा, सिर्फ हड्डियां दिखेगी। तो जो वो शरीर था वो कहाँ चला गया, उसकी बॉडी कहाँ गई, उसे डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं या फिर खा जाते हैं। मतलब जितने भी एनिमल प्लांट्स डेड होते हैं जो जमीन पर पड़े रहते हैं, उन्हें ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, खा जाते हैं। और इसी तरीके से फूड साइकिल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि कौन है, डिकम्पोजर्स, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time। तो हम सभी ने देखा है कि कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स ग्राउंड में मर जाते हैं और कुछ समय बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। This is because microorganisms decompose dead organic waste plants and animals converted them into simple substances। मतलब
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उन सभी प्लांट्स और एनिमल्स को डिके करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, डिकम्पोज करके सिंपल सब्सटेंसेस में। ठीक है, दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स and thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment। मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है हमारे नेचर के अंदर, उस सबको साफ करते हैं, उन सबको खा के गायब कर देते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या यूजेस हैं और किस तरीके से वो हमारी हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमारे को क्या करते हैं, परेशान करते हैं, हमें बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है,